अच्छा देखो, हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 13 की न्यूक्लियर एनर्जी तक की बात कर ली थी। अब उसके बाद से है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो कि सन प्रोड्यूस करता है। बिलियंस ऑफ ईयर से सन इसको प्रोड्यूस कर रहा है। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर। और सोलर एनर्जी जो है उसको मुख्तलिफ तरीकों से हम भी, इंसान भी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। प्लांट्स तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, लेकिन हम जो है इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक होती है फोटो वोल्टिक और एक होती है सोलर पावर प्लांट्स। फोटोवोल्टिक जो है पीवी डिवाइसेस जो है या सोलर सेल्स जिनको हम कहते हैं, ये चेंज करते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फोटोवोल्टिक सिस्टम है ये इस्तेमाल होता है रिमोट लोकेशंस पे। रिमोट लोकेशंस मतलब वो तमाम जगहें जहाँ पे बिजली के तार या खंबे वगैरह नहीं पहुंचे, वहां पे इस्तेमाल होता है। और इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक ग्रिड से, मतलब जो आपका मेन पावर सिस्टम है उसके साथ। ये इस्तेमाल में आता है पावर देने के घड़ियों को, कैलकुलेटर्स को, या जो है रोड साइंस को। सोलर पावर प्लांट्स वो तमाम पावर प्लांट्स होते हैं जो कि सूरज की रोशनी से चलते हैं। ये इनडायरेक्टली जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जब आप इनको गर्म करते हैं। और ये गर्म कैसे होते हैं? जब इन पे सोलर लाइट पड़ती है तो पड़ते पड़ते ये गर्म हो जाती है। और जब ये गर्म होते हैं तो ये इस थर्मल हीट को कन्वर्ट कर देते हैं एक फ्लूइड में, जो कि प्रोड्यूस करता है स्टीम। और उसके स्टीम प्रोड्यूस करने से पावर जनरेट होती है। 15 के करीब नॉन सोलर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में एट द एंड ऑफ 2006। जिसमें से 10 जो हैं वो कैलिफोर्निया में है, 5 जो हैं वो एरिजोना में है। कोई स्टेटिस्टिक हमारे पास इस तरह की नहीं है या हमने जमा नहीं करी हुई इस तरह की कि सोलर प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं वो लेस देन 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। छोटे सोलर प्लांट्स भी होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। अब तो पाकिस्तान में बेटे बहुत सारे सोलर प्लांट्स लग गए हैं। पाकिस्तान में गांव देहातों में भी लग गए हैं, लोगों ने अपने घरों में भी लगाए हुए हैं, सोलर पैनल लगाए हुए होते हैं छतों के ऊपर। और वो इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सोलर एनर्जी एक तरह की फ्री एनर्जी है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती। और ये कंटिन्यूसली मौजूद है दुनिया में, और जब तक दुनिया है कायम, जब तक मौजूद रहेगी तो ये खत्म भी नहीं होगी। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का आसान सा तरीका है कि कोई एयर या वाटर पोल्यूशन जो है वो ना हो, या वो उसकी रुकावट का बाइस नहीं बनता। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स को और कन्वर्ट कराते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, वो कंज्यूम करते हैं सिलिकॉन और प्रोड्यूस करते हैं कुछ वेस्ट। वो वेस्ट हार्मफुल है, उससे फिर एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन हो सकता है। वैसे तो जो सोलर प्लांट्स होते हैं या सोलर शीट्स होते हैं उनसे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये वो फॉर्म है एनर्जी की जो कि अर्थ से जो हीट निकल रही है वहां से प्रोड्यूस हो रही है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है वर्ड जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ और थीम का मतलब होता है हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक हीट है जो विद इन द अर्थ मौजूद है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम बनाने के या हॉट वाटर प्रोड्यूस करने के इनसाइड द अर्थ, ताकि आप हीट कर सकें किसी बिल्डिंग को या जनरेट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ एप्लीकेशंस हैं जियोथर्मल एनर्जी की जो इस्तेमाल होती हैं अर्थ पे, ताकि इसके टेम्परेचर को ताकि इसके टेम्परेचर में चेंजेस किए जा सकें नियर द सरफेस। और बाकी जो इस्तेमाल होते हैं वो ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, गड्ढे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अर्थ के अंदर। जो मेन यूजेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के वो क्या है? डायरेक्ट यूज है और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर के लिए, गर्म पानी करने के लिए, स्प्रिंग्स का या रिजर्वायर का नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है इस तरह से पावर प्लांट में, वो रिक्वायर करती है वाटर को और स्टीम को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जो अर्थ से ही आ रही है गर्मी, उससे 300 से लेके 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो जनरली बिल्ट होते हैं, बनाए जाते हैं वहां पर जहां पे जियोथर्मल रिजर्वायर्स हो, मतलब जहां पे इसका रिजर्वायर हो, जहां इकट्ठी हुई हुई हो ये एनर्जी। और ये लोकेटेड होती है मिल्स बनाते हैं इसकी वहां पर, और सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब।
जियोथर्मल हीट जो है वो पंप करती है स्टेबल ग्राउंड को या वाटर के टेम्परेचर को गर्म करती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस के करीब जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं अबव द ग्राउंड। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ये फुजला है या वेस्ट है जो घरों से निकल रहा है या फैक्ट्रियों से निकल रहा है, जिसमें जैसे डिस्कार्डेड कार्टन्स हैं या टिन्स हैं या पॉलीथीन मटेरियल है, बोतलें हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो है, ये सारा का सारा वेस्ट है। ये सारा का सारा वेस्ट एक थ्रेट है। किसके लिए थ्रेट है? ये थ्रेट है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है, ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, लैंड पोल्यूशन कॉज कर सकता है, और बैक्टीरिया के फैलाव में जो है इजाफे का बाइस बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं या कर सकते हैं कि जो मिलियंस की तादाद में, मिलियंस ऑफ टन्स जो हर मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है इसको, उसको रिसाइकिल किया जाए, ताकि ये वेस्ट एयर में ना जाए, ये वेस्ट लैंड में ना जाए, ये वेस्ट वाटर में ना जा सके, जिससे वहां पे पोल्यूशन बच जाए। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं इसको डिस्पोज करने के। वो लैंडफिल साइट्स होती हैं, लैंडफिल साइट्स वो जगहें होती हैं, ऐसी जमीन होती है जो बंजर होती है, जो जरखेज नहीं होती, वहां पे इनको भरा जाता है जमीन के अंदर गड्ढे करके। इसके अलावा इनको इलेक्ट्रिक फर्नेस में या बर्निंग फर्नेस के अंदर जलाया जाता है और उसकी राख जो है वो बनाई जाती है। फिर या तो रिसाइकिल करें आप, इस तरह से जो है आप इस वेस्ट को बजाय डायरेक्ट डालने के जमीन में, पानी में, मिट्टी में, आप इस तरह से काम ले सकते हैं इससे। इसके अलावा सर्टेन काइंड का वेस्ट होता है, जैसे कि एनिमल मैन्योर है। एनिमल मैन्योर मतलब इंसानों, जानवरों का फुजला, या जो क्रॉप रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू मतलब जो फसल है उसकी बची हुई चीजें, या सीवेज, सीवेज मतलब जो गटर का पानी है, ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप फ्यूल में, जिसको हम कहते हैं बायोगैस, जो पूरी दुनिया कर रही है पता नहीं कब से। ये इस फसले को एक एक ड्रम में, कंटेनर में भर देते हैं और उसमें से एक पाइप निकाल लेते हैं। जब गैस प्रोड्यूस होती है इन चीजों में से, वो गैस इस्तेमाल करते हैं चूल्हे जलाने में। पाकिस्तान में भी स्मॉल स्केल के ऊपर इस पे काम हो रहा है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं। फिर है विंड, वेव और ओशन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी। विंड मतलब हवा, वेव मतलब लहरें, ओशन ये सारे समंदर, इनकी हीट से एनर्जी प्रोड्यूस करना। विंड, वेव या ओशन थर्मल ग्रेडियंट जो है ये इनडायरेक्ट सोर्स है सोलर एनर्जी की। तकरीबन 250 से लेके 2500 बिलियन किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है विंड, वेव या ओशन थर्मल ग्रेडियंट से। इसके अलावा 1% जो है इस एनर्जी का वो अफेक्टिवली इंसानों के इस्तेमाल में है अभी तक बस। हालांकि कितनी कर सकते हैं, 2500 बिलियन किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। ओशन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी वो एनर्जी है जो समंदरों से हासिल हो रही है या हासिल की जा सकती है। इसको सोलर टेक्नोलॉजी की बेस पे, टेम्परेचर की डिफरेंस की बेस पे, सरफेस ऑफ द वाटर और डीप ऑफ द वाटर की बेस पे बनाया जाता है। इसके लिए टरबाइंस या मशीन्स लगाई जाती हैं पानी में, और जैसे हीट का डिफरेंस होता है तो ये मशीन ऑपरेट करती है, मशीन रन करती हैं। असल में टरबाइंस होती हैं जो पानी में लगाई जाती हैं। उन टरबाइंस को कहते हैं अमोनिया टरबाइंस। ये अमोनिया टरबाइंस जो हैं चलती हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। पानी की सतह, पानी की जो समंदर की जो सतह होती है उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, और जो नीचे की तरफ होता है पानी के समंदर, जो समंदर है उसका जो निचला हिस्सा है उसका टेम्परेचर कुछ और होता है। इसके बीच में लगा देते हैं ये टरबाइन, अमोनिया टरबाइन। तो जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो ये टरबाइन चलना शुरू होती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है टाइडल पावर। टाइड लफ्ज निकला है लहरों से। टाइडल पावर वो पावर है जो टाइड से प्रोड्यूस की जाती है, लंबे अरसे से प्रोड्यूस की जा रही है। स्मॉल मिल्स जो हैं, छोटे साइज की मिल्स जो हैं, जैसे ग्राइंडिंग करने वाली कॉर्न्स को जो कोस्टल एरियाज में कुछ मुल्कों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा पावर प्लांट्स हैं मुख्तलिफ, वो स्मॉल स्केल के ऊपर 10 से 15 साल पहले जगह चले जाएं आप फ्रांस में या रशिया में, वहां पे इन्होंने ये पावर प्लांट्स लगाए हुए थे। एक रफ एस्टिमेट है कि तकरीबन टाइड से जो है एक शैलो सी में जो टाइड्स आती हैं वो उससे आप 1.1 बिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो तकरीबन 13 बिलियन किलोवाट एनर्जी के बराबर है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लहरें हैं, लहरों जहां लहरें आ रही होती हैं वहां पे भी टरबाइंस लगा देते हैं। जब लहरें आती हैं तो ये टरबाइंस रोटेट करती हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर वो हम इंसानों के काम में ले आते हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो पाकिस्तान में भी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या इंडिया में भी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये है कि जो पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं,
स्मॉल अमाउंट में जो वाटर फॉल करता है बड़े डिस्टेंस से, जैसे डैम वगैरह से आप पानी को रोकते हैं और फिर वो डैम को जब खोलते हैं तो उसमें से जब पानी रन करता हुआ जाता है तो डैम से जहाँ से पानी एग्जिट कर रहा होता है वहां पे टरबाइंस लगी हुई होती हैं, और ये जो टरबाइंस वहां लगी हुई होती हैं ये पानी पानी के फ्लो करने की वजह से घूमती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो कैपेसिटी है जनरेट करने की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, वो तकरीबन 2900 मिलियन इलेक्ट्रिकल किलोवाट है, जबकि मौजूदा दौर में अगर बात करें तो सिर्फ 250 मिलियन किलोवाट जो है वो डेवलप हो रही है। हालांकि 2900 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है पानी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। पाकिस्तान में पावर की जो रिक्वायरमेंट है और जो उसकी सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, तभी आप देखते हैं ना बिजली जाती है इतनी ज्यादा। पाकिस्तान में डैम ही नहीं है इतने, जैसे तरबेला है, मंगला है, वारसक है, दरगई है, यहाँ पे जो है ये डैम्स बनाए हुए हैं, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वापडा प्रोड्यूस करती है तकरीबन 4300 मेगावाट पावर को प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कुछ एमसीक्यू के लिहाज से बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तकरीबन 390 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दुनिया में मौजूद। 390 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ज्यादा हो गए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो होते हैं जहां से न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। पाकिस्तान में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है, 3% पर एनम पर साल के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। बेटे हमारी रिक्वायरमेंट तो तकरीबन 10,000 है। 1947 में ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में वो 32.5 मिलियन थी। 1986 में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में वो 98 से 100 मिलियन थी। 2004 में पाकिस्तान की में जो पॉपुलेशन थी वो 150 से 160 मिलियन हो गई, और 2025 तक एक रफ एस्टिमेट है कि ये 260 से 300 मिलियन हो जाएगी। दुनिया की जो आबादी है वो 7.5 बिलियन है। दुनिया की जो आबादी है वो 7.5 बिलियन है, और ये एक रफ एस्टिमेट है कि 2090 तक जो दुनिया की आबादी है वो 13 बिलियन तक हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ना स्पेस बचेगी ना फूड बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो हम किसी भी अनडिजायरेबल चेंज को कहते हैं। अनडिजायरेबल का मतलब जिसको जो डिजायरेबल ना हो, जिसको डिजायर ना हो, जो मतलब जिसकी चाहत ना हो लेकिन फिर भी हो जाए, ऐसे चेंज को अनडिजायरेबल चेंज को कहते हैं, जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, एयर की, लैंड की या वाटर की, जिसके नुकसानात होते हैं जानदारों को। दो तरह के पोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं मटीरियल, एक होते हैं नॉन मटीरियल। मटीरियल पोल्यूशन के अंदर एयर पोल्यूशन आता है, हवा में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आता है, पानी में पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन आता है, जमीन पे पोल्यूशन। और जो नॉन मटीरियल पोल्यूशन है, नॉन मटीरियल पोल्यूशन के अंदर वो तमाम पोल्यूशन आते हैं जो दिख नहीं रहे चीजें और पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। इसमें रेडिएशन पोल्यूशन आता है और नॉइज पोल्यूशन आता है। अब बारी बारी हर एक की बात। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मटीरियल पोल्यूशन है। मटीरियल का मतलब ये किसी चीज की वजह से हो रहा है जो चीज दिख सकती है। एयर पोल्यूशन जो है ये सबसे डेंजरस है और कॉमन टाइप है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की। अब तक दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो इसी का बाइस बन रही हैं। मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द एयर, मतलब डायरेक्ट रिलीज कर रहे हैं इनको और हवा में दाखिल कर रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां, बसें, ट्रेन, रिक्शा, जहाज, ये तमाम चीजें जो हैं ये एयर पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। 42% जो हैं ये पोल्यूटेंट्स को रिलीज करती हैं एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड हो या हाइड्रोकार्बन्स हो या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, ये तमाम चीजें ऑटोमोबाइल से ही निकल रही हैं और डायरेक्ट हवा में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। कुछ और सोर्सेज जो हैं एयर पोल्यूशन की वो क्या हैं? जलाना। किस चीज का जलाना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का और वेस्ट सब्सटेंसेस का जो प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस गैसेस को, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ब्रोमाइन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तमाम के तमाम गैसेस हैं जो कि फ्यूल को जलाने से हवा में डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं और एयर पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे एसिटाइलिन, इथाइलिन या बेंजोपायरीन, ये ट्रांसमिट कर रहे हैं हम इनको भी एयर में डायरेक्टली।
इसके अलावा इथाइलिन जो है ये प्रोड्यूस होती हैं ऑटोमोबाइल से, मतलब गाड़ियों से प्रोड्यूस होती हैं। ये बर्निंग से प्रोड्यूस होती हैं नेचुरल गैस को, ये बर्निंग से प्रोड्यूस होती हैं नेचुरल गैस को। इसके अलावा लकड़ी को जलाने से प्रोड्यूस होता है, कोयले को जलाने से प्रोड्यूस होता है। जब आप फ्यूल को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जैसे प्रोड्यूस हो रहा है। धुएं के साथ निकलता है, ये सनलाइट को अफेक्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी वजह से कंबाइन हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन हो जाए तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। और ये जो ऑक्सीडेंट होते हैं ये किसी भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल के साथ मिलकर हवा में दाखिल हो जाते हैं और स्मोक कॉज करते हैं। स्मोक कहते हैं धुएं और धुंध, धुएं और धुंध के कॉम्बिनेशन को, जिससे लंग्स और आईज में इरिटेशन होती है, देखने में तकलीफ होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। बट ओजोन गलत लिखा था रोहित, मैंने मिटा दिया इसीलिए। कुछ गैसेस हैं, कुछ और भी गैसेस हैं जो पोल्यूटेंट हैं, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन से, पेट्रोलियम के। और ग्रेट बल्क जो है, इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो आती है गाड़ियों से। इसका इफेक्ट ये आता है कि जब कोई इंसान इसको इनहेल कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये डिस्प्लेस करती है ऑक्सीजन को ब्लड में, मतलब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है ब्लड में। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उसको प्रॉपर्ली रेड ब्लड सेल प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर पाते बॉडी को ऑक्सीजन, जो एक डेंजरस कंडीशन है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, जिससे लंग फेलियर हो सकता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कोयले को जलाने से आती है या ऑयल को जलाने से आती है, और इसका इफेक्ट ये है कि ये टेम्परेरी या परमानेंट लंग्स को डैमेज कर देती है। इसके अलावा जो मेन रीजन है, यही मेन रीजन है लंग के कैंसर के होने का भी। उसके अलावा जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा में आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो बेरिलियम है जो इंडस्ट्री से आ रहा है। इसके अलावा रॉकेट फ्यूल्स हैं जो कि रॉकेट के जलाने से आते हैं, ये लंग्स को डैमेज करते हैं, रिस्पायरेटरी कंडीशंस डेवलप कराते हैं, रिस्पायरेटरी बीमारियां डेवलप कराते हैं, जिसकी वजह से मौत हो रही है बहुत ज्यादा। उसके बाद नॉन मटीरियल पोल्यूशन है एक। नॉन मटीरियल पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन है। नॉइस पोल्यूशन मतलब, नॉन मटीरियल का मतलब ये है कि जो चीजें दिख नहीं रही हैं और पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। अब उसमें नॉइस पोल्यूशन है, मतलब आवाज भी एक तरह का पोल्यूशन का बाइस बनती है। नॉइस को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी अनवांटेड साउंड, मतलब कोई सी भी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज। नॉइस का लेवल जो है उसको मेजर करते हैं डेसिबल में, इसका यूनिट है नॉइस का डेसिबल। डेसिबल स्केल के मुताबिक कोई भी आवाज जो 80 डेसिबल से ज्यादा हो उसको समझते हैं हम ये लाउड है, अनकंफर्टेबल है और डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर आप ये देखें तो ये प्राइमरी फीचर बन गया, जितनी भी डेवलप सिटीज हैं दुनिया की, वहाँ नॉइज बहुत ज्यादा है। इसके नॉइज के कॉजेस क्या हैं? नॉइज पोल्यूशन जो है वो मशीन्स के चलने से, जो फैक्ट्रीज में चल रही हैं, इंडस्ट्रीज में जो चल रही हैं, मिल्स में जो चल रही हैं, ऑटोमोबाइल जो इतनी सारी, या मोटर व्हीकल जो इतनी सारी डेवलप हो गई हैं, फिर जहाज हैं, फिर बस हैं, रिक्शा हैं, टैक्सी हैं। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर्स हैं उनसे जो आवाज़ें आ रही हैं, जो सोशल गैदरिंग्स हैं वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो ये चीज़ें बना रहे हैं, जो ठोका पीटी का काम कर रहे हैं, वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं। फिर जो लोग इतने सारे हो गए हैं दुनिया में, वो जो बातें कर रहे हैं, जो आवाज़ें निकल रही हैं उनके मुंहों से, वो ये सब चीज़ें मिलकर जो है नॉइज पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। अगर मुसलसल नॉइज पोल्यूशन रहे तो ये डैमेज कर देता है इंसानों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। हाई इंटेंसिटी पर अगर कोई साउंड सुने कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो इसकी हेयरिंग ही डैमेज हो जाती है। इसके अलावा ऑफिस, इंडस्ट्रीज या क्राउडेड प्लेस जो हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली नॉइज जो है वो रहती है, जो सर में दर्द का बाइस बनती है, थकावट का बाइस बनती है। या इंसान आप देख रहे हैं कैसे इरिटेटेड रहते हैं, छोटी सी बात कर दें आप वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इसका बाइस कौन बन रहा है? ये नॉइस पोल्यूशन इस चीज का बाइस बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड रेन। वो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब वो तमाम इंडस्ट्रीज जो कि कोयले पे चलती हैं, वो सनतें सारी, वो इमिट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हवा में। और ये जो गैसेस हैं जब ये हवा में जाती हैं तो ये बादलों तक जाती हैं,
बादलों में जाके ये वाटर वेपर से कंबाइन हो जाती हैं, मतलब सल्फर सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ये वाटर वेपर से कंबाइन हो जाती हैं और ये एक डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट निट्रस एसिड या कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं फिर जब इन बादलों में भर जाते हैं और इन बादलों से बारिश होती है तो दरअसल वो एसिड की बारिश हो रही होती है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है, सारे तबाह बर्बाद कर देता है। अगर मुसलसल एसिड गिरता रहे किसी भी मैन मेड स्ट्रक्चर पे, चाहे किसी बिल्डिंग पे, किसी स्टैचू पे, किसी चीज पे, तो उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये जो एसिड है इसकी बारिशें अगर होंगी तो ये और इंसान की स्किन पे पड़ेंगी या उनकी आंखों में जाएगा ये पानी, या नेजल कैविटी में जाएगा तो वहां इरिटेशन का बाइस बनेगा, आई डिजीज होंगी, रिस्पायरेटरी डिजीज होंगी, स्किन की बीमारियां होंगी। इसके अलावा इसकी वजह से जो फसलें हैं वो भी तो तबाह होंगी, फसल जितनी है वो भी तबाह होंगी, फसलों का पीएच लेवल चेंज हो जाएगा, प्लांट डैमेज हो जाएंगे सारे के सारे, दूसरे एनिमल्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी, उन पे भी अफेक्ट आएगा इसका। तो एसिड रेन बेटे ये चीज है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहें या ग्लोबल वार्मिंग कहें एक ही बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहें या ग्लोबल वार्मिंग कहें एक ही बात है। ये क्या चीज है? वक्त के साथ साथ टेम्परेचर का बढ़ते चले जाना दुनिया का, ड्यू टू मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वक्त गुजरने के साथ साथ जिस जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दुनिया में बढ़ रहा है ये बाइस बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का। और अर्थ का अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा तो एक वक्त आएगा ऐसा कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और फिर उसकी वजह से बारिशें भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी एवापोरेट होता है और हवा में जाता है, उससे बादलों में भरता है, बादलों से बारिशें होती हैं तो फ्लड आएंगे ज्यादा से ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसान तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम कचरा जला रहे हैं, जो हम ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल जला रहे हैं, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है करती क्या है, किस तरह टेम्परेचर को बढ़ाने का बाइस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है हवा में तो ये अलाउ नहीं करती कि जो रेडिएशन आ रही है सन से वो जमीन पे टकराने के बाद वापस जाती हैं सन के पास। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रोकती है, वापस नहीं जाने देती। तो जब ये वापस नहीं जाने देती तो वो टकरा कर वापस जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब ये जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो ये जमीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से बारिशें शदीद हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बर्फ जो है, पोलर आइस कैप्स जो हैं वो पिघल रहे हैं बहुत तेजी से, एग्रीकल्चर पे इम्पेक्ट आ रहा है। आप हर साल देखते हैं ना हीट वेव आती है, उसमें कितने हजारों इंसान जो हैं वो भी मर जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट है डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीटेशन मतलब ओजोन लेयर का डैमेज होना। ओजोन एक लेयर है जो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, अर्थ के ऊपर है मौजूद। इसका काम ये होता है कि वो फिल्टर करती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रही है उनको। अब अगर ये ओजोन की लेयर ही डैमेज हो जाएगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रही हैं वो अनफिल्टर्ड जमीन पे एंटर होंगी, जमीन से टकराएंगी और डैमेज करेंगी इंसानों के डीएनए को, जीन्स को, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जीन्स को। एक गैस है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है ये इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज में फोमिंग एजेंट के तौर पर। ये गैस अगर रिलीज हो जाए हवा में तो इसमें जो क्लोरीन एटम है वो बेसिकली जाकर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जो कि ओजोन लेयर में मौजूद होते हैं, और ओजोन लेयर की तबाही का बाइस बन रहा है। तकरीबन ये कहते हैं कि हर एक एटम जो है क्लोरीन का वो रिएक्ट करता है 1 लाख मॉलिक्यूल से ओजोन के। तो अगर डिप्लीटेशन इसी तरीके से होती रही तो ये वक्त आएगा ओजोन की लेयर ही खत्म हो जाएगी अर्थ के ऊपर से, जिसकी वजह से अनफिल्टर्ड यूवी रेज एंटर होंगी अर्थ पे, सरफेस पे पहुंचेंगी और ये स्किन की बीमारियां या दूसरी बीमारियां कॉज करेंगी। इसके बाद है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये लास्ट बात है बस आज की, फोटोकेमिकल स्मॉग तक। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक कॉमन पोल्यूटेंट है, मतलब पोल्यूशन का बाइस बन रहा है, जो रिलीज होती है कंबशन से। कंबशन मतलब ये जलाने से फ्यूल को प्रोड्यूस होती है कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर ये मौजूद है, ये रिलीज हो रही है कहीं से, हवा में आ रही है,
और ये कंबाइन हो जाए हाइड्रोकार्बन के साथ, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन हो जाए तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब वो पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन का बाइस बने, जो डायरेक्टली नहीं आए, किसी और सोर्स से आए, उसको कहते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इनको कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये जो ऑक्सीडेंट हैं ये किसी भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल के साथ मिलकर क्या करते हैं, हवा को धुंधला कर देते हैं, या विजन की पावर को धुंधला कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं लाइट को, और एक तरह से मिल्की ग्रे हेज सा हो जाता है, जिससे सही तरह नजर नहीं आता, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और देखने में डिफिकल्टी होती है बहुत ज्यादा लोगों को। तो बेटे ये फोटोकेमिकल स्मॉग की बात थी। ये सारा का सारा हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीजें करी। यहां तक आज हमने किया।